हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिलेटेड हैं स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और साथ ही साथ यूपी जीके से भी। और जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस एग्जाम, एनटीपीसी सीबीटी2 एग्जाम और उसके साथ ही साथ यूपी लेखपाल का एग्जाम आगे होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कल ही एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है, तो आपको तैयारी में लग जाना है और अच्छे से जीके के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छी तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है और केवल एक दिशा में जो प्रवाहित होती है ऐसी धारा को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है एमीटर है, ट्रांसफार्मर है, वोल्ट मीटर है या रेक्टिफायर है। ये बेसिकली रेक्टिफायर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है एसी से डीसी। तो देखिए दोनों चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, एसी से डीसी में बदलना और डीसी से एसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा रेक्टिफायर। तो जब भी हमको एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को जब भी डायरेक्ट करंट में बदलना होता है, दिष्ट धारा में बदलना होता है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रेक्टिफायर का, या जिसे हिंदी में हम दिष्टकारी कहते हैं, बट ये हमारे लिए टफ हो जाता है। और हम यहाँ पर याद रखते हैं क्या, रेक्टिफायर। तो आपको याद रखना है एसी टू डीसी, यहाँ पर रेक्टिफायर का यूज करते हैं। और जब हमको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना होता है तो हम यूज करते हैं किसका, इन्वर्टर का। तो जब हमको डीसी करंट से एसी करंट चाहिए होती है तो हम फिर वहाँ पर यूज करते हैं इन्वर्टर का, और एसी टू डीसी हम यूज करते हैं रेक्टिफायर का। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर तो पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, बट अगर आपसे इससे उल्टा पूछ लिया जाए दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, तो वहाँ पर जो हमारा उपकरण होगा वो होगा इन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, निम्न में से कौन से परजीवी मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो भी परजीवी दिए हुए हैं, पैरासाइट दिए हुए हैं, तो आपको बताना है मलेरिया रोग कौन सा पैरासाइट उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, परजीवी है, वही मेन जिम्मेदार होता है मलेरिया रोग के लिए। और मलेरिया एक प्रकार से बुखार है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये बुखार के ही अलग अलग प्रकार हैं। और मच्छर के काटने से ये जो बीमारी है फैलती है, मलेरिया फैलता है। और यहाँ पर कई बार आपसे पूछा भी जाता है किस मच्छर के काटने से, तो ये मच्छर होता है मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है। और इसी से मिलता जुलता जो दूसरा बुखार है यानी डेंगू बुखार, तो इसके मच्छर का क्या नाम होता है, यानी किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है, तो ये होता है मादा एडीज। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, मादा एनाफिलीज और मादा एडीज। तो जब आपसे डेंगू के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर जो यानी जो मॉस्किटो जिम्मेदार होगा वो होगा मादा एडीज, और मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड और फिल इन द ब्लैंक्स आदि जैसे यौगिकों के वायु में मुक्त होने पर प्रारंभ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेनफॉल होती है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा कौन सा ऑक्साइड यहाँ पर मिला होता है जिसके यानी जो भी उसके यौगिक होते हैं वायु में मुक्त होने पर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम, तो सल्फर के साथ ही साथ जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यानी सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो यहाँ पर मिलकर अम्लीय वर्षा को जन्म देते हैं। और इन दोनों के ऑक्साइड के मिलने से ही यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वही यहाँ पर कारण बनती है एसिडिक रेनफॉल का। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये यानी नॉवेल्स है, किसके द्वारा लिखा गया है, राइट अंडर योर नोज। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आर गिरिधरन। आर गिरिधरन इसके लेखक हैं इस उपन्यास के। अगला क्वेश्चन है टापू नृत्य, या इसे टापू या तापू भी आपको लिखा मिल सकता है। तो टापू नृत्य निम्न में से किस राज्य का जनजातीय नृत्य है। तो ये बेसिकली एक ट्राइब डांस है और किस राज्य से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य अरुणाचल प्रदेश का ये फेमस ट्राइब डांस फॉर्म है, यानी कि जनजातीय नृत्य है टापू नृत्य।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल में त्रिपुरा में गरिया पूजा उत्सव। तो देखिए फेस्टिवल कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जो गरिया पूजा फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि ये उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, यानी नंबर ऑफ डेज आपसे पूछे गए हैं और ये अप्रैल मंथ में ही मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7, यानी 7 दिनों तक त्रिपुरा में ये गरिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जो गरिया पूजा है ये एक प्रकार का उत्सव है त्रिपुरा का और ये 7 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल लेटेराइट मृदा में उगाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, आपसे पूछी जा रही है। यानी 4 में से 3 जो फसलें हैं वो लेटेराइट मृदा में उगाई जा सकती हैं, बट यहाँ पर एक फसल ऐसी है जो लेटेराइट मृदा में उगाई नहीं जा सकती। तो अगर हम बात करें लेटेराइट मृदा की तो इसमें कंकड़ आदि पाए जाते हैं और ये पर्वतीय मृदा से काफ़ी मिलती जुलती होती है। यानी जैसे हमारी जो पर्वतीय इलाके हैं, यानी हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, असम का एरिया हो गया, हमारा जो भी हिमालय वाला रीजन है वहाँ पर ही ये जो लेटेराइट मृदा है वो पाई जाती है, पर्वतीय जो मृदा है वो पाई जाती है। और इसमें जो खेती की जाती है तो बेसिकली काफ़ी की भी खेती आप देखेंगे, काफ़ी के जो बागान हैं असम आदि में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इस मृदा में उपयोगी है। साथ ही साथ मूंगफली या चाय की खेती भी पर्वतीय मृदा यानी लेटेराइट मृदा में उगाए जाने के लिए उपयुक्त हैं, बट यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा जूट। और जो लेटेराइट मृदा है ये जूट की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जूट। जूट की खेती के लिए यहाँ पर लेटेराइट मृदा में हम जूट की खेती नहीं कर सकते। बाकी कॉफ़ी, चाय या मूंगफली की खेती लेटेराइट मृदा में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी है, यानी इनमें से कौन नागालैंड की सबसे लंबी। देखिए पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये तो याद होगा कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोपांग। तो जो दोपांग रिवर है ये यहाँ पर नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फ्रांस के अधीन रहे चंद्रनगर को 1954 में निम्न में से किस राज्य में एकीकृत करने का निर्णय लिया था। तो देखिए जो फ्रांसीसी जब भारत आए तो चंद्रनगर उनका एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था और ये काफ़ी दिनों तक फ्रांस के अधीन ही रहा। फिर 1954 में यहाँ पर भारत सरकार ने इसको एक राज्य में एकीकृत कर लिया और उसी राज्य का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में ही इस चंद्रनगर को एकीकृत कर दिया गया, यानी उसी में यूनाइट कर दिया गया, मिला दिया गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित किया गया था। तो बात करें अगर हम भारतीय संविधान की तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी हम इसमें संशोधन भी करते रहे और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करें आर्टिकल 368 यानी 368 के मुताबिक हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बल्कि इतना ज़्यादा परिवर्तन हम ना करें कि उसकी जो मूल अवधारणा है वो ही बदल जाए। वो यहाँ पर बदल नहीं सकती क्योंकि इसका जो रक्षक है वो है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा जो संविधान का खुले तौर पर विरोध करती है, यानी जो उसकी मूल अवधारणा को बदलती है। तो यहाँ पर देखिए समय समय पर संशोधन होते रहे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरा संशोधन हुआ 1952 में दूसरी बार, तो वो किस अनुच्छेद में वो संशोधन किया गया था, ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और बात करें अगर हम आज की यानी मॉडर्न ईयर की 2022 तक, तो आज तो 100 से ऊपर यानी 100+ संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं और 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी को जोड़ा गया था और उसके बाद भी संशोधन होते रहे। तो आज की हम बात करें, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है द्वितीय संशोधन यानी जो दूसरा संशोधन हुआ वो किस आर्टिकल में हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 81 यानी आर्टिकल 81 में संशोधन किया गया था 1952 में सेकेंड संशोधन अधिनियम के द्वारा। और यहाँ पर अब बात आती है कि जो अनुच्छेद 81 है ये रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है लोकसभा सीटों से, यानी लोकसभा में जो सीटों की संख्या रहेगी, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा से ही ये रिलेटेड है आर्टिकल 81 और इसी में संशोधन किया गया था
द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। अब हम यूपी जीके के भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है, और ये यहाँ पर आपको लगभग में बतानी है क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन भी आपके नहीं दिए हुए हैं। तो बात करें अगर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो इसकी जो लंबाई है वो 302.2 किलोमीटर है। अगर हम एग्जैक्ट लंबाई की बात करें, गूगल में भी आपको ये डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, 302.2 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। साथ ही साथ ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और भविष्य में इसको 8 लेन का भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ज़मीन का अधिग्रहण है वो कर लिया गया है। भविष्य में इसको और भी चौड़ा किया जाएगा और 8 लेन का बनाया जा सकता है। तो अभी ये 6 लेन का है, 302.2 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर आपको लगभग इसकी लंबाई बतानी है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, अगर हम सिंपल भाषा में बोले। उसके अलावा 250, 350, 400 काफ़ी दूर हो जाएंगे इसके एग्जैक्ट डाटा से। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी में? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, सिंगरौली क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश के अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये यूपी जीके में, यानी जो यूपी लेखपाल का एग्जाम 19 जून को होने वाला है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और उसके अलावा बात करें अगर हम एमटीएस एग्ज़ाम की, तो कल ही इसकी भी एग्ज़ाम डेट्स आ गई। तो आपका जुलाई में ये एग्ज़ाम होने वाला है, 5 जुलाई से 22 जुलाई तक शायद आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है। उसके अलावा बात करें अगर हम CHSL एग्ज़ाम की, तो लास्ट मई और यानी 1 जून के अंदर 10 जून तक ये आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। तो लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार ही आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। और ये हमारे इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन थे और इनकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।